Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6. Okay, and this is a second lesson of civics. This is a part of civics and the lesson number is 2 and the name is prejudice, discrimination and inequality. Okay, तो इसका मीनिंग है अन्याय. प्रेजुडिस मीन्स अन्याय, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव और इनइक्वालिटी मीन्स असमानता. ठीक है, तो आज इस सिविक्स के सेकंड लेसन में हम जो अन्याय है या फिर जो भेदभाव या फिर जो असमानता है लोगों में, उसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. इसमें हम उसकी जानकारी लेंगे. तो इसमें हम कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स देखने वाले हैं. देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ दिस इन दिस लेसन. First is prejudice, causes of and effects. Second is stereotype, and third is discrimination and inequality, and starving of for equality. ठीक है, मतलब जो अन्याय है उसके क्या कॉजेस है और क्या इफेक्ट्स है वो हम देखेंगे. सेकंड है स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो समझ होती है लोगों में उसके बारे में जानकारी देखेंगे. और भेदभाव और असमानता. और चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज स्टार्विंग फॉर इक्वेलिटी. समानता के लिए क्या क्या लोगों ने, मतलब क्या क्या हमें करना चाहिए. लोगों ने जो समानता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्ट्रगल किए थे वो हम इसमें देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजुडिस. The based or unfavorable opinion formed about something or someone without examination of facts is called prejudice. इट मीन्स जो भी जो कुछ ऐसे समथिंग या कुछ ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या फिर किसी चीज़ों के बारे में जो हमारे जो अनफेवरेबल जो ओपिनियंस बन जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे विचार जो हमारे कोई फेवरेबल नहीं होते हैं, है ना, हमारे फेवर में नहीं होते, या फिर कुछ गलत ऐसे विचार हम किसी चीज़ के बारे में कर लेते हैं, है ना, या फिर बिना किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर उस सिचुएशन को बिना हम जाने समझे, जब हम उसको बिना किसी कुछ एग्जामिन किए हुए उसके फैक्ट को एग्जामिन ना करते हुए जो हम सोचते हैं या जो भी हम काम करते हैं उसको प्रेजुडिस कहते हैं, मतलब अन्याय कहते हैं, है ना. मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, समझो एक पर्सन है जिसको हमने कोई सज़ा देनी है या कुछ करना है, हमने उसके बारे में कोई कुछ समझा नहीं, कुछ जानकारी नहीं प्राप्त की, है ना, और उसके बारे में मतलब क्या जो सच है क्या झूठ है वो उसकी जानकारी हम बिना प्राप्त किए अगर हम उसको सज़ा देते हैं तो वो क्या हो गया, उस पर एक अन्याय ही हो गया, है ना. उसी को प्रेजुडिस कहते हैं. ठीक है. There are times when our land of diverse cultures, phrases and languages becomes a breeding ground for prejudice. This creates a disharmony in society and hampers the progress and growth of our country. As citizens of a land of diversity, one should be aware of the causes of prejudice. मतलब जो जैसे जो जगह पे या फिर किसी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में, जैसे किसी पर्टिकुलर कल्चर्स के, संस्कृति के ऊपर या फिर कोई रेसेस के ऊपर या फिर धर्म, जात, है ना, भाषा, इन सब चीज़ों के ऊपर जैसे अलग अलग जो अन्याय होते रहते हैं, है ना, हर जगह पे वो सब चीज़ें चलती रहती है. और पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इन पर बहुत ज़्यादा का चलता था हर एक कंट्री में या फिर जो समाज में. तो इसी को क्या कहते हैं, प्रेजुडिस कहते हैं, मतलब अन्याय कहते हैं ना. जैसे जो कम जाति वाले लोग हैं उन पर कैसे किस तरह से अन्याय करते थे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं, मतलब ये सब जो चीज़ें होती थी, है ना, और आज भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती रहती है समाज में. तो उसी को क्या कहते हैं, एक अन्याय कहते हैं लोगों के ऊपर. और ये जो इस टाइप का जो अन्याय है वो क्या पैदा करता है, डिसहार्मोनी पैदा करता है, लोगों में मतभेद पैदा करता है. और समाज में भी बहुत ज़्यादा समाज में रहने वाले जो सिटीजन्स है या जो नागरिक है, उनके दिलों में या उनके रिलेशंस में वो मतभेद पैदा करते हैं, डिसहार्मोनी पैदा करते हैं. और लोगों के प्रोग्रेस में या समाज के या फिर कंट्री के प्रोग्रेस में वो क्या करते हैं, अड़थड़ा, मतलब कुछ ऐसे संकटें लाते हैं, है ना, मतलब उसमें वो हैम्पर्स बन जाते हैं.
और एक सिटीजन के मतलब एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमें जो अन्याय के खिलाफ या अन्याय के जो कॉजेस होते हैं उसके बारे में हमें अवेयर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्रिजुडिस है उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। ठीक है, तो वो हम अब देखेंगे कॉजेज दैट गिव राइज टू प्रिजुडिस। अन्याय अगर बढ़ेगा तो उसके क्या क्या कॉजेस होंगे। Prejudice can be due to various causes. The basic causes of prejudice are ignorance and lack of sensitivity. जो अन्याय की वजह से ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप के उसके नुकसान होते हैं, कॉजेस होते हैं। और उसका जो बेसिक जो कॉज है वो कौन सा है? इग्नोरेंस, है ना, मतलब एक अज्ञान, या फिर लैक ऑफ सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता की कमी, है ना, जो स्पेशली हमारे ह्यूमन बींग्स में जो चीज़ वो होनी चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में वो एक संवेदनशील इंसान होना चाहिए। और जो अज्ञान है वो तो कदापि नहीं होना चाहिए लोगों में, है ना। तो जो अन्याय होता है उसके तो मेन यही कॉजेस है, इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी। Prejudice can also be the result of social bias. It is not something universal, something humans have inherited or are born with. Sometimes even have family members can create prejudice, for example when they discriminate between daughters and sons, है ना। ये तो हम आज तक देखते ही आ रहे हैं, है ना। और पहले के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा ये अन्याय होता रहता था। जैसे किसी जो घरों में या किसी खानदान में जैसे वारसा जिसे कहते हैं, है ना। जैसे घर में अगर लड़का पैदा होता है तो वो घर का वारिस बन जाता है। तो उसी तरह से वो कैसे लड़के को इतना मतलब उसको एक ज़्यादा मेहनत मतलब ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। और गर्ल्स जो है उसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर उसको कोई उतना इम्पोर्टेंट मानता नहीं है। तो इस तरह से जो भेदभाव होते रहते हैं घरों में, है ना। जैसे डॉटर और सन में, लड़के लड़कियों में जिस तरह से भेदभाव किया जाता है, तो ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशंस की जो चीज़ें हैं ये भी क्या है, एक टाइप्स का क्या है, अन्याय ही है ना, प्रिजुडिस ही है। और इसकी वजह से ही जो घरों घरों में भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। और वही प्रॉब्लम जो है वो समाज में भी निर्माण होते हैं, है ना। समाज में भी ये सब जो घटनाएं हैं वो घटती रहती है। Religious diversity can give rise to prejudice. Sometimes differences within the same religion can give rise to prejudice. जो धार्मिक विविधता जो है वो भी एक उसमें से भी कुछ एक मतलब इस तरह से जो प्रिजुडिस है, जो अन्याय है वो ऊपर उठते हैं, है ना। क्योंकि धार्मिकता के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा मतलब भावुक रहते हैं अपने धर्म के अनुसार, है ना। जो अलग अलग धर्म के लोग आज हम हमारे कंट्री में हम एक साथ रहते हैं। और उसमें भी बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों पर उंगलियां उठाना या फिर किसी भी चीज़ों किसी भी रीज़न की वजह से उनमें भेदभाव होना, है ना, धार्मिकता के अनुसार। तो उसके वजह से भी वो एक अन्याय का ही एक प्रकार है ना। उससे भी अन्याय जो है वो बढ़ता है। Differences between the majority and minority communities may result in prejudice. जो मेजोरिटी मतलब जो बहुतांश जो लोग हैं और जो एक माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं, जो अल्पसंख्यक में जो लोग आते हैं, उनकी जो कम्युनिटी से अलग अलग, है ना। बहुतांश लोग में जैसे मेजोरिटी जो मेजोरिटी कम्युनिटी में जो लोग आते हैं वो कौन से आते हैं? उच्च जाति के, उच्च प्रवृत्ति के, है ना। और जो माइनर में आते हैं वो शूद्र जैसे मतलब कम छोटी जाति के, इस तरह के मतलब वो अलग अलग ऐसे जाति अनुसार वो ग्रुप्स बनाए थे पहले के ज़माने में। और उसकी वजह से भी जो अन्याय है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता था। सोशल डिस्टेंसेस bans on entry to religious places and other types of discrimination also lead to prejudice. और जो prejudice जो है उसमें जो सोशल डिस्टेंस है या फिर जो रिलीजियस प्लेसेस है ना, जो धार्मिकता के जो स्थल है जैसे मंदिर है, मस्जिद है, इस तरह से मतलब जो अलग अलग टाइप के जो
मंदिर जो है या रिलीजियस जो प्लेसेस है वहाँ पे जो मतलब जिसको बहुत ही छोटे जाति के माने जाते थे उनको मंदिर में प्रवेश देना बंदी होता था, है ना, पहले के ज़माने में। तो आप उसमें से भी अलग अलग टाइप के जो भेदभाव होते थे, है ना, उन लोगों को मंदिर में ना आने देना, उनको पूजा में हिस्सा ना करने देना, है ना। तो ऐसे जो भेदभाव होते थे उससे भी मतलब वो भी एक क्या था, अन्याय ही होता था। अब हम देखेंगे, ये तो हो गए कॉजेस। अब हम देखेंगे उसकी इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस। Prejudice can be very harmful. Prejudice leads to conflict among communities, which constitutes a major threat to peace both within a nation and among nations. जो अन्याय होता है वो एक बहुत ही मतलब कम्युनिटीज में क्या है, एक संघर्ष निर्माण करता है ना। जो अन्याय जैसे और अन्याय जो है वो जो कम्युनिटी की या फिर जो कंट्री में या फिर किसी समाज की जो शांतता है, जो पीस है, उसको वो क्या करता है, खत्म करता है ना, शांतता को भंग करता है। और वहाँ पे संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट्स का जो वातावरण है वो वहाँ पे निर्माण करता है। और जो दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या है, प्रेजुडिस कैन स्ट्रेंथन मिसट्रस्ट, सस्पियन एंड बिटरनेस ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। जो अन्याय है वो समाज की जो स्ट्रेंथन है, जो मजबूती है, उसको वो खत्म करता है और लोगों में जनता में वो अविश्वास निर्माण करता है, संशय निर्माण करता है। और कुछ ऐसी मतलब जो बिटरनेस मतलब एक कड़वाहट सी वो घोल देता है समाज में, या समाज में रहने वाले जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, जो लोग हैं, उनके लाइफ में, उनके रिलेशन में वो एक कड़वाहट भी घोल देता है। थर्ड जो इफेक्ट है वो है प्रेजुडिस कैन लीड टू रेशियल एरोगेंस। दिस वाइडन्स द गैप अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड फेसेस इन द वर्ल्ड। जो वाइडेंस ऑफ द गैप मतलब जो अलग अलग जो ग्रुप्स है, जैसे जो रेशियल एग्नोरेंस मतलब जो घमंड होता है लोगों में, उसको वो बढ़ाता है। और जो मतलब जो गैप होती है लोगों के जो ग्रुप्स में, या लोगों के दिलों में, या लोगों के रिलेशन में, वो जो अंतर है वो बढ़ा देता है ना, लोगों में बहुत ही ज़्यादा गैप बढ़ा देता है। और फोर्थ जो इफेक्ट है वो है प्रेजुडिस लीड्स टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मोनी इन सोसाइटी थ्रू स्ट्राइफ एंड वॉर। जो अन्याय है वो किसका लीड करता है, डिसयूनिटी मतलब उनकी जो एकता है लोगों में, जो समाज की जो एकता है उसको वो भंग करता है अन्याय की वजह से। नहीं क्या, एक दूसरे में अन्याय अगर हम करेंगे तो जो एकता है लोगों में वो खत्म हो जाएगी, और डिसहार्मोनी मीन्स मतभेद उनमें चालू हो जाएंगे। और उसी तरह वो समाज में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और युद्ध का जो वातावरण है, युद्ध का जो संकट है वो उन पे आके मतलब उन पर वो संघर्ष का जो सिस्टम है, या फिर जो उनमें जो आने वाला जो युद्ध है ना, मतलब एक युद्ध ही उनमें चलता है उन लोगों में अन्याय की वजह से। मतलब एक दूसरे को मारना पीटना, है ना, उसने उस पर अन्याय किया तो वो दूसरे जो ग्रुप है वो उन पर आक्रमण करेगा या युद्ध करेगा, मतलब इस तरह से वो उनमें चलता रहता है। इसलिए जो अन्याय है वो इतना हार्मफुल होता है। और फिफ्थ जो पॉइंट है जो इफेक्ट का वो है एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, प्रेजुडिस कैन रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। जो नाजुक से जो लोगों में जो एक नाजुक सी हल्की सी जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, या फिर जो एकीकरण होता है उनमें, जो ये जो अन्याय है वो उनमें भी क्या करता है, रिटार्ड करता है, मतलब उस पर भी वो क्या करता है, अटैक करता है, और उस यूनिटी को, उस एकीकरण को वो खत्म करता है। और राष्ट्र की जो प्रोग्रेस है, नेशनल की जो सक्सेसफुल जो प्रोग्रेस होना चाहिए, उसको वो क्या करता है, खत्म करता है। तो ऐसे कुछ अन्याय के जो इफेक्ट्स है वो इस तरह से होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टेप्स नेसेसरी टू रिड्यूस प्रेजुडिस। अन्याय को रिड्यूस होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस प्रेजुडिस। फर्स्ट इज
frame new laws that are stricter and effectively implement the existing laws against the atrocities. जो हमें एक ऐसी कड़क और ऐसे स्ट्रिक्ट एक अमल बजावनी करनी चाहिए, मतलब एक नया कायदा, एक नया लॉ बनाना चाहिए जो अपने जो कमी बैकवर्ड सेक्शन के समाज के जो बैकवर्ड सेक्शन के जो लोग हैं, मतलब जो बहुत ही मागास वर्गीय है, जो बहुत ही नीच जाति के जिसको माना जाता है, ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, जो भी उन पर अत्याचार करता है या अन्याय करता है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा एक हमें नया लॉ बनाना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है स्प्रेड एजुकेशन अमॉन्ग मैसेस. दिस इंक्लूड्स एडल्ट एजुकेशन. एजुकेशन क्रिएट्स ओपन माइंडेडनेस एंड प्रमोट्स अ हेल्दी इन्वायरमेंट. दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो एजुकेशन है वो पूरे जनता को, सभी लोगों को एजुकेशन में देना चाहिए, पूरे एजुकेशन को हमें स्प्रेड करना चाहिए और उसमें अडल्ट एजुकेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए, मतलब प्रौढ़ शिक्षण है ना, मतलब छोटे बच्चों को तो एजुकेशन देना ही है, उनको तो पढ़ाना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके माता पिता, जो पुराने ज़माने के जो लोग जो कभी पढ़ नहीं सके उनके लाइफ में, तो उनको भी एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो लोगों की जो थिंकिंग है या फिर उनकी जो मेंटलिटी जो है उसको क्या करते हैं, ओपन माइंडेड कर देते हैं, है ना, मतलब वो खुले दिमाग से सोच सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक ज्ञान है, एक नॉलेज है जिसको लेके लोगों की जो बुरी प्रवृत्ति है या फिर जो पुराने ज़माने की जो सोच है उसको वो ख़त्म करती है ना। इसीलिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और एजुकेशन सबको मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमें जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया है अन्याय को ख़त्म करने के लिए, वो है एजुकेशन देना। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज use the media to create an environment of goodwill and mutual appreciation and promote tolerance and harmony in society. जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, यूज द मीडिया. मीडिया का यूज करना चाहिए किस लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए, और जो टॉलरेंस है या फिर जो मतभेद है समाज में, जो भी संघर्ष होते रहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए या फिर उनको ख़त्म करने के लिए हमें मीडिया का यूज करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू रिमूव मिसट्रस्ट और रिबिल्ड द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। और जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि हमें एक ऐसा स्पेशल स्टेप लेना चाहिए, जो बैकवर्ड क्लासेस जो लोग आते हैं उनको उनकी जो सिक्योरिटी जो है, मतलब उनको एक ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सिक्योरिटी चाहिए ना, तो उनको रिबिल्ड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही कम जाति के हैं करके उनको बहुत ही डरा धमका कर उनको पहले के ज़माने से उनको उसी टाइप में उनको रखा आते जा रहा है ना। तो उनमें जो ट्रस्ट चला गया है, उस ट्रस्ट को रिबिल्ड करना चाहिए और उनको भी अपने साथ मिला के उनके साथ भी हमें अच्छे से रहना चाहिए, और उसकी वजह से उनके मन में जो अन्याय का जो भाव है या फिर जो बुरी जो चीज़ें हैं हमारे जो दूसरे जो लोग हैं जो उन पर अन्याय करते हैं उनके बारे में, तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कंडीशनिंग इज वन ऑफ द रीजंस दैट perpetuates prejudice. Deconditioning should be undertaken by the Ministry of Information and Broadcasting by employing popular public figures such as film stars to encourage an open-minded approach, challenges age-old beliefs and bring about additional changes. और ये जो पॉइंट बताया इसमें क्या बताया है कि एक ऐसा रीज़न हमें, एक ऐसी कंडीशनिंग रीज़न हमें रखनी चाहिए अपने अन्याय को ख़त्म करने के लिए, वो है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो मिनिस्ट्री या फिर जो संसद जो होती है, जो मंत्री परिषद जो होती है उसके अंडरटेकन में, उसके अंडर में हमें कुछ ऐसी जो पब्लिक फिगर्स जो होते हैं जैसे फिल्म स्टार्स वगैरह है ना,
उनके थ्रू हमें कुछ ऐसे इनकरेजिंग के कुछ ऐसे आइडियाज़ या फिर कुछ ऐसे एड्स हमें बनाने चाहिए, या उनके जो एड्स है उसको उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए, है ना। जैसे टीवीज में वगैरह दिखाते ही है ना, जो फिल्म स्टार्स वगैरह है वो कुछ ना कुछ चीज़ों के एड्स बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को संदेश देते रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से भी ये जो अन्याय जो है इसके खिलाफ आवाज उठाने का, इसके खिलाफ लोगों के मन में जो बुरी बातें हैं उसको दूर करने के लिए जो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के मन में इसे ये जो अन्याय की जो प्रवृत्ति है उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसे एड्स या फिर कुछ ऐसे ओपन माइंडेड जो कुछ ऐसे सूचनाएं उन्हें देनी चाहिए, ताकि लोग वो देखें और उनके मन में थोड़ी सी मतलब कुछ ऐसे जागरूकता निर्माण हो। और जो इसमें बताया गया है कि अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल इज दैट द ऑफ द पोलियो ड्राइव वेयर द एडवर्टाइजमेंट्स फीचर रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज सच एज सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन when they noted the personalities upgraded in inoculation of children against polio, people turned up in large numbers, है ना। जैसे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स है, फॉर एग्जांपल जैसे सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, तो वो कैसे टीवी पे पोलियो की जैसे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, है ना, कि पोलियो पे बच्चों को पिलाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी इम्पोर्टेंस वो बताते हैं, है ना। तो 2 बूंद जिंदगी की करके ऐसे जो एड में जो बोलते हैं बताते हैं, तो लोग कैसे वो सब देखते हैं और उनको सच में मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट लगता है, उनके मन में वो घर कर जाता है और वो उसी के तरफ क्या होता है टर्न आउट होते हैं ना। वो लोग अपने बच्चों को पोलियो पिलाते हैं बिना भूले, है ना, 5 साल तक। तो इसी तरह से मतलब ये जो टीवी पे दिखाते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं फिल्म स्टार्स है, वो जो बताते हैं दिखाते हैं उसको ही लोग क्या करते हैं, वो अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह ये भी जो चीज़ें हैं, मतलब जो जन जागृति का जो काम है या फिर जो समाज में अन्याय के खिलाफ जागृति निर्माण करना, ये भी जो एक समाज सेवा ही है। तो इसके थ्रू भी फिल्म स्टार वालों ने कुछ ऐसे नए नए एड्स बनाने चाहिए, ये ताकि वो देख के लोगों के मन में अन्याय के खिलाफ जो जन जागृति है वो उनमें, उनके मन में, उनके दिलों में निर्माण हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मीन्स क्या होता है, एक समझ, अपनी जो समझ है वो किस तरह टाइप की होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्रेजुडिस इज द क्रिएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। जो अन्याय की जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अन्याय फैलता है वो है, और जिसको क्रिएट करने वाला जो पॉइंट है वो है स्टीरियोटाइप्स। When we fit all persons of a particular group into one fixed image which may be imagined or observed, we create a stereotype। मतलब जैसे कोई पर्सन्स का एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप है जहाँ पे समझो 10-12 या जितने भी वहाँ पे लोग हैं, है ना, उनमें से अगर एक आध तक उनमें से कोई एक आध पर्सन जो है वो कुछ अलग हो, है ना, या फिर उसके बारे में जो बाकी के लोग जो सोचते हैं उसके बारे में जो उन्होंने एक समझ बना ली है ना, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में कुछ ऐसी एक अलग कल्पना अपने मन में, अपने दिमाग में वो बना लेते कि ये पर्सन ऐसा है, वो पर्सन वैसा है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं, एक समझ कहते हैं, है ना। बस उसके ऊपरी ऊपरी स्वभाव या ऊपरी भाग उसका देख के लोग उसके बारे में जो उसके आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं, है ना, कि ये ऐसा है वो ऐसा है। अभी हम भी कैसे अपने समाज में रहते हैं, तो हम भी कैसे एक आध पर्सन कोई कुछ मतलब थोड़ा सा अलग लगा या कुछ हमें लगा, तो उसके बातचीत के तरीके से या किसी भी चीज़ से तो हम क्या कर देते हैं, उसके बारे में एक समझ बना लेते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है ना। हम ऐसे बोलते हैं ना, ये पर्सन ऐसा ही है। ये अगर समझो एक आध बार किसी पर्सन ने कोई बात झूठ बोल दी, है ना, और उसको और बाद में हमें पता चला कि उसने वो बात झूठ बोली थी, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी एक समझ अपने मन में बन जाएगी, है ना, कि ये तो झूठा ही है ना, ये तो उस दिन झूठ बोला था, ये बहुत ही झूठा है। तो एक ये क्या बन गई, एक समझ बन गई उस पर्सन के बारे में। तो इसी को क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, दोनों टाइप की होती है ना। जैसे मैंने भी आपको जो एग्जांपल बताया झूठे का, वो क्या है, एक निगेटिव समझ है किसी पर्सन की।
और उसी में कोई पॉजिटिव भी होती है। जैसे अभी एक बच्चों का क्लास है ना, उस क्लास में 15-16 बच्चे हैं समझ लीजिए। वहाँ पे उन 15-16 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो बहुत ही होशियार है, उसको वो हर एक एग्जाम में उसको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। तो उसकी एक इमेज बन जाती है बाकी बच्चों के नज़रों में, है ना, कि ये कितना होशियार लड़का है या लड़की है ना। हमेशा इतने मार्क्स लाती है, इतनी परसेंट लाती है, टॉपर आती है। तो ये क्या है, उसकी ये कौन सी स्टीरियोटाइप हो गई, ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप हो गई, पॉजिटिव सोच हो गई, है ना, उसके उस पर्सन के बारे में। तो इस तरह से दो टाइप्स के स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी कभी कैसे आजकल समाज में लोगों ने अपने अपने बच्चों को एक ऐसा एक स्टीरियोटाइप उनको बता दिया है, सिखा दिया है ना। जैसे यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल्स बताया है कि गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स और फिक्सिंग थिंग्स, और बॉयज डोंट क्राई, और बॉयज आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल। मतलब ये कुछ स्टीरियोटाइप्स है ना। जैसे लोगों ने कुछ ऐसी समझ बना ली है कि गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब गर्ल्स जो है वो मैथ में अच्छे नहीं होते हैं या वो मैथ में होशियार नहीं होते। तो ये क्या है, एक समझ है ना, एक स्टीरियोटाइप है कि सभी गर्ल्स सेम होते हैं क्या, नहीं होते हैं। कुछ गर्ल्स जो है वो मैथ्स में बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, होशियार होते हैं। तो लेकिन क्या है, एक की वजह से जो है वो पूरे गर्ल्स में क्या है, वो एक समझ बन जाती है पूरी गर्ल्स के ऊपर। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया। और दूसरा जो है कि बॉयज डोंट क्राई, है ना, मतलब बॉयज कभी रोते नहीं है, ये भी एक समझ है। आजकल पेरेंट्स पहले से, वैसे तो स्टार्टिंग से ही ये चलता आ रहा है कि पेरेंट्स लोग अपने लड़के को, अपने बेटों को यही सिखाते हैं कि बॉयज कभी रोते नहीं है ना। लेकिन ये क्या है, एक समझ है। अगर कुछ बॉयज को भी मतलब कुछ फीलिंग्स होते हैं, उनको भी कभी दुख होता है, तो वो तो हमेशा मतलब कभी ना कभी तो वो रोते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही रोएंगे, बॉयज नहीं रोएंगे, है ना। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप से, ये एक समझ है कि बॉयज कभी रोते नहीं हैं। तो इस तरह से जो समझ होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो इसी को हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वेलिटी। ठीक है, मतलब भेदभाव और असमानता। Discrimination is unfair treatment of a person or groups of persons on the basis of prejudice. Discrimination arises when there is differentiation between people on the basis of class, race, religion, caste, color and gender without regard to individual merit. जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन जो चीज़ है, वो पर्सन्स के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो उसके साथ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो बुरी ट्रीटमेंट, मतलब वो उसके लिए अनफेयर होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। किसी एक पर्सन के ऊपर भेदभाव करना, है ना, या उनमें कोई उनमें कोई तुलना करना, है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। या फिर किसी दो पीपल के बीच में, जैसे जात प्रथा धर्म, है ना, कास्ट कलर, इन सब की चीज़ों पे या फिर जेंडर के ऊपर, है ना, ये सब की चीज़ों के ऊपर जो हम भेदभाव करते हैं, उसे ही डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। Prejudice arising out of diversity and lack of feeling of equality among people to can lead the discrimination. जो अन्याय है, अन्याय की जो बढ़ोतरी है, वो किसकी वजह से हो रही है, विविधता की वजह से, और लैक ऑफ फीलिंग्स ऑफ इक्वेलिटी, समानता की जो फीलिंग है वो आजकल लोगों में क्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लैकनेस होती जा रही है, उसकी ब्लैकनेस जो है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो इसी की वजह से अन्याय जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब लोगों में जो समानता की जो भावना है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है ना, बहुत ही कम होती जा रही है, उसकी वजह से ही अन्याय जो है वो बढ़ता जा रहा है। Diversities, if not understood and appreciated, can lead to misunderstanding and become a source of discrimination. जो विविधता है
ये अगर हमें मतलब लोगों के बीच में कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर फैला रही है, मतलब जो विविधता है वो लोगों को क्या कर रही है, मतलब कुछ अलग वो उसके उसके एक अलग उन्होंने डेफिनेशन बना ली है ना। वो तुम्हारा दूसरी जाति की, हम दूसरे जाति की, तो इस तरह से क्या है, वो एक भेदभाव होता जा रहा है। ये एक विविधता है, हम भारत में एक साथ मिलजुल के रहते हैं, है ना, हर एक धर्म के हर एक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लोग जो है वो कुछ गलत सोच इसमें निर्माण करते हैं, तो उसके वजह से भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो बढ़ता जाता है। Inequality is a condition of being unequal which arises from unequal status or unequal access to resources or opportunities. There can be social inequalities arising out of rigid caste system. जो असमानता है, इनइक्वालिटी जो है, ये एक अनइक्वल सिचुएशन को अराइज करती है, और जो ऐसे कुछ संधि होती है या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं लोगों को जो लोगों में अनइक्वल होती है ना, जिसको लोगों को वो इक्वल तरीके से नहीं मिलती है वो अपॉर्चुनिटी, उसको भी इनइक्वालिटी कहा जाता है। और जैसे सोशल समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज होती है, और जो रिजिड कास्ट सिस्टम के वजह से बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है वो समाज में बढ़ती जाती है। There can be economic inequalities due to unequal distribution of income and wealth. इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति में जो असमानता होती है वो किसकी वजह से होती है, सभी लोगों को मतलब अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो किस चीज़ का, पैसे मतलब उनकी इनकम और संपत्ति का, है ना, वेल्थ का, तो इसी वजह से इकोनॉमिक सिस्टम में इनइक्वालिटी बढ़ती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, धर्म और उसमें भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस। जो भेदभाव जो है उसको किसकी वजह से होता है, अलग अलग रिलीजन्स की वजह से होता है। दिस ऑक्यूर्स व्हेन पीपल following a particular religion are treated differently, usually unfairly, by the followers of another religion. Some people praise their own religion and praised hated for others. जो मतलब जैसे जो धर्म के अनुसार लोग क्या करते हैं, अलग अलग धर्म के अनुसार उन लोगों को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसे तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, अनफेयर है, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। और जो कुछ दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो अपने अपने धर्म को, सब अपने अपने लोग जो है वो उसको अपने धर्म को फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग जो है वो अपने भगवान को या अपने धर्म को तो वो प्रे करते हैं, उनकी जो प्रार्थना तो वो करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की क्या करते हैं, वो हेट करते हैं, दूसरे धर्म की पूजा को, अर्चना को वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो ये भी जो भेदभाव है, इससे भी क्या होता है, अन्याय बढ़ता रहता है। Such an attitude leads to religious wars such as the Crusades during the Middle Ages. Religious differences can sometimes lead to serious consequences. India is a secular country and recognizes all religions as equal before law. तो कभी कभी जो रिलीजियस के ऊपर क्या होते हैं, वॉर भी होते हैं, युद्ध होते हैं, है ना। जो अलग अलग टाइप के जो रिलीजन्स में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कोई कोई जो लोग हैं वो इतने सीरियस उसको लेते हैं कि उनमें युद्ध भी छिड़ जाता है ना। अपनी जो इंडिया है वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, और अपने इंडिया में अलग अलग जो रिकॉग्नाइजेशन है, अलग अलग टाइप के जो रिलीजन्स है वो लॉ के सामने, मतलब लॉ के अंडर में वो कैसे है, पूरी तरह से इक्वल है ना। अपने लॉ ने, अपने कानून ने सभी धर्म को सभी समानता दी गई है, तो इसलिए हमें कभी भी रिलीजन के ऊपर कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज caste system and discrimination. Caste system was conceived to facilitate smooth running of the social system. However, when rigidity crept in instead of conveniences, it led to a discrimination. In due course of time, it became a major dividing factor in the Indian social system and weakened the unity of India.
जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा जो है वो इतनी समाज के सिस्टम में इतनी स्मूथली वो मतलब चल रही है, जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ से वो क्या हो रही है, फैल रही है कास्ट की जो प्रथा है वो। और मतलब जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इसकी वजह से भी बढ़ रहा है, कास्ट की वजह से भी जो भेदभाव है, मतभेद है वो बढ़ रहे हैं। और इसी टाइम की वजह से जो इंडियन सोशल सिस्टम है, भारत की जो सामाजिक प्रथा जो है उसमें भी कुछ ऐसे मेजर डिवाइडिंग फैक्टर्स हो चुके हैं। और अपने जो इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की जो एकता है, इसको क्या इसमें वो उसका क्या हो रहा है, असर हो रहा है। ओवर टाइम कास्ट has become heritable, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट, है ना। जो इसमें भी कास्ट के जो पार्ट बने हैं, हायर क्लास है और लोअर क्लास है, ठीक है। द हायर कास्ट वेयर बेस्ड अगेंस्ट द लोअर कास्ट, स्पेशली दोज हु वेयर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। मतलब जो हायर क्लास या हायर कास्ट के जो लोग होते हैं वो उनके लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो जैसे मतलब अनटचेबल्स टाइप के लोग उनको मानते थे, है ना। हायर क्लास के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल मानते थे। वो मतलब अछूत, है ना। अनटचेबल मीन्स अछूत। जैसे पुराने काल में जैसे लोगों को जो शूद्र लोगों को अछूत माना जाता था, है ना। उनसे कोई मिलता जुलता नहीं था, उनसे हाथ उनको टच भी नहीं करते थे। तो वो कौन से कास्ट में आते थे, वो लोअर कास्ट में आते थे वो लोग, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू देयर लो कास्ट वेयर नॉट अलाउड सर्टन फैसिलिटीज सच एज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स और entering temples. Even their children could not interact with children of higher castes. मतलब देखिए इतना, मतलब वो लोग लोअर लो क्लास कास्ट और हायर कास्ट में इतना डिस्क्रिमिनेशन चलता था कि जो हायर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को अपने कुएं पर भी पानी लेने के लिए वो उनको आने नहीं देते थे। अपने एरिया का या अपने कुओं का पानी उनको देते नहीं थे। और उसी तरह मंदिरों में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी, है ना। मंदिरों के अंदर उनको आने नहीं दिया जाता था, उनको दूर मतलब कोई छूता भी नहीं था उनको। और इतना ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे लोअर कास्ट और हायर कास्ट के, तो उन बच्चों में भी इतनी मतलब उनको डिस्क्रिमिनेशन रखते थे कि जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनको हायर कास्ट के बच्चों के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया करने दिया जाता था, ना ही उनके साथ मिलने जुलने दिया जाता था, ना ही उनके साथ खेलने कूदने दिया जाता था, ठीक है। तो इतनी वो मतलब ये जो लोअर कास्ट और हायर कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इतनी भयानक थी। द अपर कास्ट डिनाइड बेसिक राइट्स टू द अनटचेबल्स। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड द अनटचेबल्स from undertaking certain activities but also denied them the respect and dignity due to them. जो अपर कास्ट के लोग मतलब जो हायर कास्ट के जो लोग थे उनके जो राइट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा होते, मतलब उनके राइट्स बहुत ज़्यादा होते थे। और जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो एक अनटचेबल्स में आते थे, ठीक है। मतलब अनटचेबिलिटी जो चलती थी उनमें। और कास्ट जो है कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन चलता था, जो भेदभाव होता था वो सिर्फ अनटचेबल मतलब जो दलित लोग होते थे उनके उनसे ही वो उनके जो एक्टिविटीज होते थे उनके ऊपर ही वो ज़्यादातर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो करते थे। The Dalits had to work in inhuman and degrading conditions. ये जो दलित जो है, जो अनटचेबल जो लोग होते थे वो इतना मतलब उनका जो काम है वो बहुत ही लो दर्जे का होता था। और उनके जो काम है वो बहुत ही अलग कंडीशंस के ऊपर होते थे। दे वेयर नॉट अलाउड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उनको कोई भी समान संधि नहीं मिलती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। सैडली कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी ऑल्दो इट हैज बिकम्स लेस रिजिड। फिर स्वतंत्रता मिलने के बाद बहुत ऐसी कोशिशें करने के बाद जो अनटचेबिलिटी है वो इलीगल मानी गई, उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया कोर्ट के नज़रिए से। और ये जो कास्ट सिस्टम की जो समाज में जो कास्ट सिस्टम की जो प्रथा है उसको रद्द कर दिया गया।
Some social reformers who dedicated their lives to the betterment of society were दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले। तो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स जो है कुछ ऐसे जिन्होंने समाज में ये जो भेदभाव या फिर जो भी चीजें जो होती थी उसको खत्म करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उनमें से कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिनका नाम है दयानंद सरस्वती है, ज्योतिबा फुले है, राजा राम मोहन रॉय है ना। ये जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने समाज में से ये जो जाति भेद है या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने में बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान दिया है। Due to the efforts made by social reformers and writers such as Munshi Premchand, the rigid social system weakened a little. Our great leaders fought against caste atrocities and tried to uplift the status of those who were born in oppressed caste. कुछ ऐसे राइटर्स हो गए थे अपने इंडिया में जिन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, इस कास्ट के जो जाति भेद जो थी उसके ऊपर उन्होंने अपने उनकी पोयम के थ्रू या फिर उनके किसी स्टोरीज के थ्रू उन्होंने लोगों को संदेश दिया था। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी है जिन्होंने अपने पोयम्स के थ्रू वगैरह, अपने नाटक के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ लोगों को इन सब भेदभाव या फिर जो समाज में जो अच्छी जो चीज़ें हैं उसको बताने के लिए उन्होंने अपने पोयम या अपने नाटक का उन्होंने यूज़ किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रेशियल डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। The policy of apartheid once practiced by the government of South Africa is an example of discrimination based on racial diversity. जो जो पॉलिसी बनाई गई थी कौन सी कंट्री में, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट ने जो मतलब कलर्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन चलता था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ब्लैक होते थे है ना, और उनमें काले गोरे का ऐसा बहुत सारे ऐसे जो रेशियल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें उनमें भेदभाव चलता था। अंडर दिस पॉलिसी साउथ अफ्रीकन्स हु वेयर नॉट वाइट वेयर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। मतलब अफ्रीकन्स में कोई भी मतलब वाइट लोग नहीं होते थे है ना, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक लोग होते थे, काले लोग होते थे, तो इसीलिए उनसे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता था। They were not allowed to participate in the formation of the government, were prescribed where to live, whom to marry, and what to study in their own country. Apartheid ended in the early 1990s, largely due to the efforts of the African National Congress and its leaders such as Nelson Mandela. तो ये जो साउथ अफ्रीका में काले गोरे में इतना भेदभाव होता था, और जो उस टाइम में जो ब्रिटिश लोग राज्य करते थे हर एक कंट्री में, तो साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश लोगों का वर्चस्व रहा था। तो जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं वो गोरे होते थे है ना, और जो साउथ अफ्रीकन के जो लोग हैं वो काले होते थे, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा वो क्या करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। उनको अपने ही कंट्री में उनको किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया जाता था, ना ही किसी गवर्नमेंट के किसी चीज़ों में उनको आने दिया जाता था, या ना ही उनको शादी के लिए भी, शादी के टाइम पे भी उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको उतनी फ्रीडम नहीं होती थी। लेकिन 1990s के एंडिंग में जब एक पर्सन जो थे साउथ अफ्रीकन के नेशनल कांग्रेस कमेटी के एक लीडर बने थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, उन्होंने वो जो भेदभाव चला था काले गोरे में उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्पैरिटी कैन गिव राइज टू इनइक्वालिटी। जो मतलब लिंग में भी भेदभाव है ना, जेंडर में जैसे गर्ल्स बॉयज है, ऐसे जेंडर में भी वो बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, वो भी एक इनइक्वालिटी असमानता दर्शाता था। इट इज सेड दैट वुमेन इन इंडिया ऑन एन एवरेज आर पेड लेस देन 40% ऑफ व्हाट मेन आर पेड। मतलब इतनी अपने इंडिया की जो विमेन की जो एवरेज थी, विमेन की जो मतलब औरतों की जो संख्या होती थी वो बहुत ही मतलब आदमी के मेंस के कंपैरिजन में सिर्फ 40%
6% ही वीमेंस होती थी। इतने कम वीमेंस की संख्या अपने इंडिया में होती थी। डेटा आल्सो शोज दैट देयर आर मोर मेल्स देन फीमेल्स इन इंडिया। और उस टाइम में जो डेटा जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जनगणना जो होती है कंट्री में, है ना, तो उसमें ये हमें हर साल यही दिखाया जाता था कि मेल्स जो है, मेल्स की जो संख्या है, वो आदमी की जो संख्या है वो औरतों से बहुत ही ज़्यादा है ना। और मतलब उस टाइम पे जो जेंडर पे भी इतना मतलब भेदभाव चलता था कि लोग जो है वो बेटियों को पैदा ही नहीं करते थे। अगर बेटी है करके पता चला तो लोग उसको क्या करते थे, पेट में ही मार देते थे, है ना। तो मतलब लोगों को कैसे लड़के ही चाहिए होते थे। लड़कियां अगर उनको लड़कियां हैं करके पता चला तो वो वैसे ही उनको खत्म कर देते थे। स्त्री भ्रूण हत्या जो चलता था उस टाइम में वो करते थे। उसकी वजह से जो औरतों की जो संख्या है वो बहुत ही घट चुकी थी, और जो जेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट होती थी अपने इंडिया में। तो ये भी क्या है, एक जेंडर का ही मतलब जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर में लिंग भेदभाव है ना, लिंग के ऊपर वो भेदभाव चलता होता था। तो इस भेदभाव को, इस डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करने के लिए कुछ ऐसे सफ्रेगेट मूवमेंट्स चले हुए थे। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अराइजेस आउट ऑफ डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये बाकी अदर कंट्री के साथ अपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मतलब ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है किसके थ्रू बढ़ती थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। मतलब लोगों को उनके कामों की तरह उनको पेमेंट कम देना, है ना, उसमें भी क्या करना, भेदभाव करना, पेमेंट में, उनके वेल्थ में, इनकम में भेदभाव करना। इसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ती थी। Many people are so poor that they have no money even to meet their basic needs for food, clothing and shelters, and they often face discrimination whenever they go. और कुछ ऐसे जो लोग थे जो इतने गरीब होते थे, मतलब इतने गरीब थे कि उनको इतने भी पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपने कुछ बेसिक नीड्स पूरे कर सके, जैसे डेली का खाना है, कपड़े हैं, या फिर उनके घर निवास है, ये सब भी चीज़ें उनके पास नहीं होती थी। इतना कम पैसा उनको मिलता था कि वो ये सारी चीज़ें भी अपने लिए वो ले नहीं सकते थे। इतना भेदभाव चलता था। और वो जहाँ पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, वहाँ पे भी उनको ये भेदभाव ही फेस करना पड़ता था। डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी इज प्रिवेलेंट इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस। Thus, different forms of inequalities, whether of caste, religion, race, or gender, give rise to discrimination, which proves harmful for the society. और ये जो भेदभाव की वजह से, मतलब ये जो भेदभाव है वो इनकम इक्वलिटी में भी बहुत ज़्यादा, इनकम इक्वलिटी में के वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिसेस में वगैरह काम करने वाले लोगों को जो इनकम वगैरह मिलती थी, जो पेमेंट मिलता था, उसमें बहुत ही ज़्यादा भेदभाव चलता था। उसके वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। और जैसे असमानता जो है वो कास्ट की वजह से, रिलीजन, रेस, जेंडर्स, और मतलब इस तरह से जो अलग अलग टाइप्स के जो डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव थे, इसकी वजह से समाज में इसने बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रभाव उसने डाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी। India's struggle for freedom from British rule not only aimed at political equality between the British and Indian people, it also aimed at socio-economic equality between Indians and Europeans and also among all Indians. ये जो इंडिया का जो स्ट्रगल है, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल किया था उन्होंने, ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, उसमें ना ही सिर्फ पॉलिटिकल समानता थी, सिर्फ राजनीति समानता नहीं थी, तो बल्कि उसमें ब्रिटिश और इंडियन लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी भी शामिल थी।
और जैसे समाज और आर्थिक जो इकोनॉमिक और सोशल जो इक्वेलिटी है, इन ये इंडियन और यूरोपियन के बीच में चलती थी। और जो दलित है, मतलब जो दलित, जो शूद्र लोअर कास्ट के जो लोग हैं, दलित, वुमेन्स और ट्राइबल पीपल्स, या फिर इन लोगों में तभी भी इतनी इनइक्वेलिटी थी कि इनके विरुद्ध भी हमेशा इंडिया में फाइट्स चलती थी। women demanded the right to education, and peasants fought for freedom from the clutches of money lenders and big landlords। जो औरतें औरतें जो थी उन्होंने अपने एजुकेशन के हक के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, क्योंकि पिछले जमाने में लड़कियों को, औरतों को पढ़ाई का हक नहीं था, है ना, उनको कोई पढ़ा लिखाता नहीं था। तो उसके विरुद्ध जो औरतों ने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया था। और कुछ ऐसे मनी लेंडर्स जो होते थे, उनके वो जो लोगों को उनके काम के अनुसार उनको पेमेंट नहीं करते थे, उनके विरुद्ध लोगों ने आवाज उठाया। When India became free in 1947 and our leaders set out to prepare the constitution for independent India, they took care to remove inequalities and discriminations of all kinds। जब अपना इंडिया 1947 में इंडिपेंड हुआ, ठीक है, तो उस वक्त जब अपना स्वतंत्रता भारत का जब संविधान तैयार हो रहा था, जब प्रिपेयर हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तब जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो अपने जो लीडर्स थे, उन्होंने इस इनइक्वेलिटी को, असमानता और भेदभाव को, अपने हर एक तरीके के भेदभाव को अपने इंडिया से पूरा रिमूव कर दिया, उसकी केयर उन्होंने ली थी। Dr. Babasaheb Ambedkar, chairperson of the drafting committee that worked on the Constitution of India, had himself faced social discrimination and fought against it। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना, वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन भी रहे थे। उन्होंने ये जो सामाजिक जो भेदभाव है, इसको उन्होंने फेस किया था और इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी की थी। Equality of all persons is seen as a key value that aims at uniting us। The Constitution of India clearly states that everyone is equal before the eyes of law, है ना। मतलब उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि हर एक जो पर्सन है इंडिया का, वो पूरी तरह से क्या है, समान है, और हर एक कानून के मतलब कानून की नज़र से, कायदे की नज़र से वो पूरे क्या है, सभी लोग, एवरीवन क्या है, बिल्कुल सेम है। द इंडियन लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन्स। इंडिया के हर एक नागरिक के जो फंडामेंटल राइट है, जो उनके अधिकार है, जो उनके हक है, उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी एक लीगल सिस्टम है। इस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। टू फुली इम्प्लीमेंट द राइट टू इक्वलिटी इन सोसाइटी, पीपल ऑफ ऑल कास्ट शुड राइज अबव द इविल्स ऑफ द प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम। और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लोगों को हर एक समाज में, मतलब पूरी उनके अधिकारों को प्राप्त करने की, या उनके अधिकारों से उनको अपने लाइफ में जीने की पूरी इक्वलिटी उनको प्राप्त हुई, समानता मिली, और हर एक कास्ट सिस्टम से उनको मुक्ति भी मिल गई, हर एक कास्ट को सेम समानता उनको प्राप्त हुई। Our constitution recognizes that India is a land of many languages, religions and cultures। In order to protect this diversity and to ensure opportunities to all citizens, the Constitution of India has granted the following fundamental rights, है ना। अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया कि अपने लैंड पर, या अपने मातृभूमि पर जितने भी अलग अलग टाइप के जो मेनी लैंग्वेजेस है ना, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृतियां है ना, उन सब के डाइवर्सिटी को, इस पूरी विविधता को प्रोटेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी उन हर एक सिटीजन को दी गई है। और ये जो और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम ह्यूमंस के लिए कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट राइट इज राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार दिया है। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ, हर इंसान जो है कानून के सामने क्या है, बिल्कुल समान है।
Every citizen has equal rights and opportunities. No one can be denied justice or ill-treated in the name of caste, community, gender, or religion. Untouchability is seen as a crime and has been abolished by law. तो इस राइट टू इक्वलिटी में ये बताया गया कि सभी लोगों को क्या है, समान समान नज़रिए से देखा जाएगा और उनको समान मतलब समान तरीके से उनसे बिहेव किया जाएगा। कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को कास्ट के ऊपर से या फिर उनके कम्युनिटी के ऊपर से, जेंडर के ऊपर से या फिर उनके धर्म के अनुसार उनको कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और अगर कोई अनटचेबिलिटी करेगा, मतलब अस्पृश्यता दिखाएगा, तो उसके खिलाफ क्या होगा, लॉ के सामने ये गैर माना जाएगा, गलत माना जाएगा और उसके खिलाफ क्राइम भी हो जाएगा। ये एक फर्स्ट अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। सभी इंडियंस को क्या है, फ्री टू लाइफ मिला है, मतलब जीने का फ्रीडम मिला है। वो अपने तरीके से जी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं उनकी मर्जी से, है ना। आज हम जो इंडिपेंडेंट है, सभी अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। तो ये हमें एक दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉइटेड और फोर्स टू वर्क विदाउट पे। मतलब ये एक राइट हमें मिला है कि बिना किसी पेमेंट के हमें कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता। मतलब हम किसी से भी अपना ज़बरदस्ती काम हम नहीं करवा सकते या ना ही हम कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी हमें बिना पेमेंट के, बिना पैसों के, बिना अपने मेहनत के मुबदले के बिना हम कभी कोई हमें काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट जो है राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन। धर्म के लिए हमें एक फ्रीडम मिला है। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन्स ऑफ हिज और हर चॉइस। मतलब कोई भी पर्सन अपने इच्छा के अनुसार अपना रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कोई भी रिलीजन वो ले सकता है, कोई भी धर्म वो स्वीकार कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमें मिले हैं। एवरी कम्युनिटी हैज़ द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट्स इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इट कैन इवन रन्स इट ओन स्कूल्स फॉर दिस पर्पज, है ना। मतलब हर एक कम्युनिटी के लिए वो अधिकार दिया गया है कि वो अपने खुद के लैंग्वेज में वो पढ़ सके और खुद की लैंग्वेज वो बात कर सके और अपनी संस्कृति को वो फॉलो कर सके। ठीक है। और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस राइट empowers the citizens to approach a court of law in case their fundamental rights have been denied to them। मतलब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। मतलब हम अगर हम पे कोई अन्याय होता है या कुछ भी, अगर हमारे फंडामेंटल राइट पर कोई आवाज़ उठाता है या कोई उंगली उठाता है, तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं। और वो भी हमें एक अधिकार मिला है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। Thus, India is a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to follow and practice their religions without any fear of discrimination. There is no state religion in India. In addition, the Constitution of India also places the responsibility of the government to take specific steps to realize the right to equality for the poor and other marginalized communities. As informed and aware citizens, each one of us have to strive towards the democratic values enshrined in our constitution. अपने जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, है ना। और सभी लोग अपने अपने फ्रीडम के अनुसार वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने लाइफ को जीते हैं बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के, है ना। और अपनी जो इंडिया है वो एक कैसी एक धर्म की स्टेट है। मतलब रिलीजन मतलब बहुत सारे रिलीजन है अपने इंडिया में। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एडिशन में ये भी बात है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो जिम्मेदारी है कि अपने सरकार और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करे
और उसमें हम राइट टू इक्वलिटी जो है वो हम पुअर के लिए भी दिखाए, है ना, गरीबों को भी हम समान जो अधिकार है वो उनकी समानता हम उनको दे, है ना, और अपनी जो कम्युनिटीज़ है, अपनी जो संगठनाएं हैं उसको बहुत ही अच्छे से निभाए और उसको हम अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव करें। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और उसी तरह से हमें फ्रीडमता से लोगों के साथ रहना है और मिलजुल के हमें अपने अधिकारों का फ़ायदा हमें लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लेसन था। आज ये लेसन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इस लेसन से रिलेटेड, इस लेसन के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।